साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूँ एक बार फिर से नेक्स्ट पार्ट में एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट नंबर 12 में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, डिस्कस करेंगे आज हम एनिमल ब्रीडिंग को डिस्कस करेंगे, पशु प्रजनन को डिस्कस करेंगे। 12th की एनसीईआरटी के हिसाब से जितने भी वहाँ पे एनिमल्स दे रखे थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, काऊ फार्मिंग, गाय फार्मिंग, सिप, भेड़, कैमल, ऊँट, सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब जो एनसीईआरटी में एनिमल ब्रीडिंग दे रखी है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं जो है आपके लिए हॉर्टिकल्चर के लेक्चर लेके आऊँगा नेक्स्ट पार्ट से। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट से आपके लिए हॉर्टिकल्चर के लेक्चर लेके आऊँ और उसमें हम जो है प्लांट्स के बारे में सब कुछ सीखेंगे जो जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के एनसीईआरटी का। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मुझसे फेसबुक और जो है इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। नीचे आप मेरी जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बातें कम और काम ज़्यादा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग की, कि समझेंगे एनिमल ब्रीडिंग होता क्या है। देखिए, एनिमल ब्रीडिंग अगर मैं सीधा और सपाट भाषा में कहूँ, बिल्कुल देसी भाषा में, वो मेथड जिसमें हम दो एनिमल्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, यानी उनमें मैटिंग यानी रिप्रोडक्शन कराते हैं, और जो है पशुओं की प्रजनन क्षमता, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनकी प्रजनन क्षमता और उनसे जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उन प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए जो प्रजनन कराया जाता है, जो मैटिंग या रिप्रोडक्शन कराया जाता है एनिमल्स के बीच में, उसी को हम एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं। यानी सीधी सी भाषा में ये कहें तो एनिमल ब्रीडिंग इंसान अपनी जो है अपने स्वार्थ के लिए करता है, ठीक है, क्योंकि हमें एनिमल से डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मीट भी मिलती है, ठीक है, और हमें एग भी मिलते हैं, इसके अलावा हमें ऊन भी मिलती है। तो इंसान बहुत स्वार्थी है। अब जब हमें एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक मुर्गी है, वो मुर्गी सिर्फ जो है एक साल में मान लीजिए वो 50 अंडे देती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो 50 अंडे ना दे के, जैसे कि इंसान की फितरत है, वो 100 अंडे दे। तो 100 अंडे ऐसा तो नहीं है ना कि वो 100 अंडे अपने आप दे देगी। मैंने मान लिया भगवान जी को बोल दिया, भगवान जी जरा इसको जो है अगली बार से 100 अंडे दिलवा दो, तो 100 अंडे तो अपने आप नहीं देगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस मुर्गी का क्रॉस, मान लीजिए इस मुर्गी का क्रॉस जो है इस तरह से कराया जाता है कि ये जो है अच्छे अंडे देने लगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनिमल ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मान लीजिए एक मुर्गी है मेरे पास, ठीक है, वो जो है अंडे तो खूब देती है। एक मुर्गी है मेरे पास से, मुर्गी 1 है, वो अंडे तो खूब देती है, लेकिन उससे जो मीट मिलती है वो ज़्यादा मीट नहीं दे पाती। जबकि हमारे पास एक मुर्गा है, मुर्गा तो अंडा देता नहीं, जाहिर सी बात है, वो मीट ही देगा। जो हम चिकन खाते हैं जनरली, मुर्गे की मीट खाते हैं, वो चिकन की होती है, मुर्गे की होती है। जो मुर्गा होता है वो अंडे देगा नहीं, लेकिन वो मीट जो है अच्छी दे देता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो मुर्गी है, या इनकी ये मुर्गी जो है, इसकी जो संतानें होंगी, हम ये चाहते हैं कि वो मीट भी अच्छी दे दे और अंडे भी अच्छे दे दे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छी अंडे देने वाली मुर्गी का अच्छी मीट वाले मुर्गे से क्रॉस कराएंगे, और जो इनसे जो संतति, जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी, उनमें जो कैरेक्टर होंगे, उनमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, तो ये मीट भी ठीक ठाक दे देगी और अंडे भी ठीक ठाक दे देगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट भाषा में प्रजनन बोलते हैं, एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। आप इसे किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे उस पे कर सकते हैं, किस पे, काऊ पे कर सकते हैं। एग्जांपल से काऊ का भी समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक काऊ है, ठीक है, एक गाय है, और एक हम ये चाहते हैं कि वो गाय अच्छी खासी दूध दे दे। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 गाय हैं, हम क्या करेंगे, उन 10 गायों में से जो सबसे ज़्यादा दूध देती होगी उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए वो गाय X है, ठीक है, और उस गाय का हम जो, अब जाहिर सी बात है गाय से तो क्रॉस करेगी नहीं, रिप्रोडक्शन करेगी नहीं, जो बुल होता है उसी से करेगी, जो फीमेल होगा। तो हम एक ऐसे बुल को चुनेंगे, एक ऐसे सांड को चुनेंगे जो अपनी ब्रीड में, मान लीजिए 10-12 सांड बुल हैं, उसमें जो सबसे अच्छा बुल होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और उन दोनों में मैटिंग कराई जाएगी। इससे इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, इनकी जो संतानें होंगी, उनमें दोनों की बेहतर गुण होंगे, और जो हमें संतान मिलेगी वो हम अपनी
जो जिस चीज़ के लिए हमने मैटिंग कराई थी वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एनिमल ब्रीडिंग। अपनी स्वार्थ के लिए हम जिस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसी के लिए ब्रीडिंग कराई जाती है। अब ब्रीडिंग हमेशा नस्लों के बीच में कराई जाती है, ब्रीड के बीच में कराई जाती है। अब एनिमल ब्रीडिंग में ब्रीड का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपको ब्रीड नहीं पता तो बता दूं, देखिए ब्रीड क्या होता है। ब्रीड एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है, एनिमल्स का वो समूह जो जीनस यानी वंश और उसकी दिखावट यानी कि उसका शेप, साइज, ठीक है, उसका आकार सेम हो, ऐसे ग्रुप को हम ब्रीड बोलते हैं। यानी पशुओं का वो समूह जो वंश तथा आकार, दिखावट, साइज में सेम हो, उसको हम ब्रीड कहते हैं, उसको हम नस्ल कहते हैं। पशुओं का वो समूह जो सामान्य लक्षणों जैसे कि आकार, साइज और दिखावट में समान होते हैं, उनको हम ब्रीड कहते हैं। तो ब्रीड का एनिमल ब्रीडिंग में बहुत सारा वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रीड से ही बना हुआ होता है। ठीक है, और अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग ब्रीड मिलती है। मैंने आपको जब एनिमल्स कराए थे, काऊ, गोट, बकरी, ठीक है, भैंस, सभी के मैंने आपको ब्रीड भी बताए थे। लिंक दे दूंगा, आप नीचे देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एनिमल ब्रीडिंग क्यों की जाती है, हम एनिमल ब्रीडिंग कराते क्यों हैं। ठीक है, क्यों एनिमल ब्रीडिंग कराई जाती है। तो अभी मैंने बताया इंसान बहुत स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग के लिए पशुओं की जो नई ब्रीड होती है, पशुओं की नई ब्रीड पैदा करने के लिए, जिससे ज़्यादा मिल्क, मीट और जिससे ज़्यादा फ़ायदा इंसान को हो, ऐसी ब्रीड या ऐसी नस्ल प्राप्त करने के लिए हम ब्रीडिंग कराते हैं। ठीक है, जैसे कि गाय की बहुत सारी नस्लें हैं, ब्रीड हैं। ठीक है, जैसे आप सिप को ले लो, भेड़ को ले लो। भेड़ की एक फेमस नस्ल है हिसार डेल। कौन सी? हिसार डेल एक फेमस ब्रीड है नस्ल भेड़ की। ठीक है, ये कैसे बनी? ये जो ब्रीड है, ये जब हमने ये बनी है जब बीकानेरी भेड़ और मेरिनो भेड़, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया, तो उनके क्रॉस करने से एक नई नस्ल बनी, जिस नस्ल में इन दोनों के गुण थे। तो इसीलिए हम क्या कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। ठीक है, तो पहली ब्रीडिंग कराने का पर्पस होता है नए नस्ल को पैदा करना। दूसरा मेन पर्पस होता है पशुओं की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, यानी ऐसे पशु ऐसे एनिमल्स को प्रोड्यूस करना जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो। ठीक है, उनको इसलिए एनिमल ब्रीडिंग कराई जाती है। पशुओं की ऐसी नस्ल तैयार करना जो विपरीत परिस्थितियों में भी जो है अपने आप को सर्वाइव कर सके। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल समझ लो, मान लीजिए जो भेड़ है या जो कोई भी एक ऐसा एनिमल ले लो जो ठंडे प्रदेशों में होता है। ठीक है, अब जब मैं उसे राजस्थान में लेकर जाऊंगा तो राजस्थान में वो होगा नहीं, क्योंकि राजस्थान बहुत गर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, उस एनिमल की एक ऐसे ब्रीड तैयार करते हैं जो कहाँ रहने में फेवरेबल होती है, जो गर्म प्रदेशों में रह सके। तो इसलिए भी हम क्या कर सकते हैं, एनिमल ब्रीड का यूज़ कर सकते हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग का बहुत सारा यूज़ है। जब से एनिमल ब्रीडिंग आई तभी से भारत में या पूरे विश्व में क्या आया, जो वाइट रेवोल्यूशन है, जो मिल्क से रिलेटेड है, वाइट रेवोल्यूशन, जिसके फादर डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, तभी से जो है, जब से एनिमल ब्रीडिंग का डेवलपमेंट हुआ, तभी से क्या हुआ, तभी से जो है वाइट रेवोल्यूशन, प्लांट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन, या तरह तरह के रेवोल्यूशन तभी से आने स्टार्ट हुए। ठीक है, देखिए ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है, जब से मेंडल ने 1901 से, जब से जीन या जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई, या फिर जैसे जेनेटिक शब्द प्रचलन में आया, तभी से ब्रीडिंग की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और आज ब्रीडिंग के दम पे हम छोटी सी खेत में हज़ारों टन फसल पैदा कर सकते हैं। वो सब किसकी वजह से होती है, ब्रीडिंग की वजह से होती है। प्लांट ब्रीडिंग को हम सीखेंगे आगे। अब कितनी तरह से मेथड्स क्या क्या होते हैं ब्रीडिंग के, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। देखिए ब्रीडिंग, प्रजनन, पशुओं में प्रजनन के बहुत सारे मेथड होते हैं। डिपेंड करता है हम किस चीज़ के लिए वो ब्रीडिंग करा रहे हैं। मीट, अच्छी मीट के लिए करा रहे हैं, या फिर अंडे ज़्यादा देने के लिए करा रहे हैं, या फिर रोग प्रतिरोधी पशुओं को पैदा करने के लिए करा रहे हैं, डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, तो ब्रीडिंग के बहुत सारे मेथड हैं। इनमें से मैंने आपको यहाँ पे वो दिखाए हैं जो क्लास 12 के NCERT में दिए हैं। जैसे कि एक मेथड होता है इन ब्रीडिंग, इनका मतलब होता है अंदर या अंतः प्रजनन। ठीक है, दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग, नेक्स्ट होता है आउट क्रॉसिंग, चौथा होता है क्रॉस ब्रीडिंग,
नेक्स्ट होता है इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग, और पांचवा या नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, कृत्रिम गर्भाधान। इस पर बात भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनब्रीडिंग होता क्या है। देखिए इनब्रीडिंग क्या होता है। देखिए जब एक ऐसा ब्रीडिंग जिसमें एक ही ब्रीड के पशुओं के मध्य प्रजनन कराया जाता है। देखिए जब मैं मैटिंग बोलूँ या फिर रिप्रोडक्शन बोलूँ तो यहाँ पे मैटिंग और रिप्रोडक्शन का मतलब आप सेम समझ लेना, वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर जल्दबाजी में बोल दूँ तो सेम ही समझ लेना उसको, ठीक है। इनब्रीडिंग क्या होता है, जिसमें एक ही ब्रीड के मेल और फीमेल के बीच में क्या कराया जाता है, जनन कराया जाता है, मैटिंग कराया जाता है। एक ही ब्रीड समझ रहे हैं ना, एक ही ब्रीड का जो है, मान लीजिए जर्सी है, ठीक है, तो जर्सी की जो गाय होती है उसी ब्रीड के काऊ और उसी जर्सी के ही ब्रीड के जो है बुल के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो इसको हम सेम या फिर इनब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। अब जो इनब्रीडिंग है इसमें एक ही नस्ल के पशुओं के बीच इसमें क्या किया जाता है, एक ही ब्रीड के एनिमल्स के बीच लगातार 4 से लेके 6 जनरेशन तक, कम से कम 6 जनरेशन तक होना चाहिए। एनसीईआरटी में 6 जनरेशन दिया है, 6 जनरेशन तक क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं उसमें ब्रीडिंग कराते हैं। क्या करते हैं हम लोग, देखिए इन ब्रीडिंग में क्या किया जाता है कि सेम ब्रीड के मेल और फीमेल को लेते हैं। तो मान लीजिए ये इसका मेल है, ये इसका फीमेल है, इनमें हमने क्रॉस कराया, इनके क्या हुए, इनके बच्चे हो गए। फिर ये इसकी फर्स्ट जनरेशन हो गई, फिर इनके बच्चों का क्रॉस कराया, उनके क्रॉस कराने से उनके बच्चे हुए, वो सेकंड जनरेशन हो गई। इसी तरह से लगातार 6 जनरेशन तक क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। इसमें एक ही ब्रीड के मेल और फीमेल का सिलेक्शन करते हैं, मेल और फीमेल में मैटिंग कराया जाता है और उसके बाद हम उन एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं जो क्या होते हैं, जो जिनमें सबसे ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद ये रखना है कि इनब्रीडिंग में सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है और इसमें लगातार 4 से लेकर 6 जनरेशन तक हम क्रॉस कराते हैं। एनसीईआरटी की भाषा बोलूँ तो एनसीईआरटी में 6 जनरेशन तक आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड मेथड देखो ब्रीडिंग का, आउट ब्रीडिंग यानी बही प्रजनन। देखिए बही प्रजनन क्या होता है, इसमें उन एनिमल्स के बीच मैटिंग यानी रिप्रोडक्शन यानी संगम कराया जाता है जिनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। इसमें उन एनिमल्स के बीच में एक संगम कराया जाता है जिनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। संबंध समझ रहे हैं ना, यानी वो आपस में रिलेट नहीं होने चाहिए, उनके पेरेंट्स सेम नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के ब्रीडिंग में जिन मेल और फीमेल के बीच क्रॉस यानी मैटिंग कराई जाती है उनके पूर्वजों में, उनके जो पूर्वज हैं उनमें कोई समानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आउट ब्रीडिंग में अलग अलग ब्रीड तथा अलग अलग स्पीसीज के मध्य क्या कराया जाता है, मैटिंग कराई जाती है, ठीक है। तो आउट ब्रीड में आपको ध्यान रखना है 2 अलग अलग ब्रीड के मेल फीमेल लेते हैं, जबकि इन ब्रीड में सेम ब्रीड के क्या करते हैं, मेल और फीमेल को लेते हैं। थर्ड मेथड है आउट क्रॉसिंग मेथड, ठीक है। ये था आउट ब्रीडिंग, ये है आउट क्रॉसिंग, कंफ्यूज नहीं होना। जो आउट क्रॉसिंग है वही संकरण है, आउट में एक ही स्पीसीज के मेल और फीमेल के बीच क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। यानी एक ही ब्रीड के बीच में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। और आउट क्रॉसिंग में जिस मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस हो रहा है, मैटिंग करा रहे हैं, ये ध्यान रखें कि कम से कम उनके जो पूर्वज थे उनके 4 से लेकर 6 जनरेशन तक, 4 से लेकर 6 पीढ़ियों के बीच में पूर्वजों में समानता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हो तो चलेगा, लेकिन उनके जो पहले 4 से लेकर 6 जनरेशन्स हैं उनमें उनके पूर्वजों में समानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समानता समझ रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद देखो, यानी जो आउट क्रॉसिंग है यह विधि उन पशुओं में अच्छी मानी जाती है क्रॉसिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, जिनमें हम मांस उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। तो यानी आउट क्रॉसिंग उन एनिमल्स के लिए फ़ायदेमंद रहती है जिनको हम क्या करते हैं, मांस के लिए पालते हैं और हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा मीट दें, तो उनमें हम आउट क्रॉसिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, दो क्या करेंगे, एक ही ब्रीड के एनिमल्स लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि उनमें 4 से 6 जनरेशन तक, पीढ़ियों तक कोई समानता ना हो, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, फोर्थ टाइप है क्रॉस ब्रीडिंग। कौन सी? क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ये आउट ब्रीडिंग था, ठीक है, ये आउट क्रॉसिंग था, ये क्रॉस ब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि इसमें एक ही ब्रीड के श्रेष्ठ मेल व श्रेष्ठ फीमेल के बीच रिप्रोडक्शन कराया जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग यानी आउट क्रॉसिंग का प्रयोग पशुओं की नई नस्ल पैदा करने के लिए किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पशुओं की नई नस्ल पैदा करने के लिए ब्रीडिंग का कौन सा मेथड अपनाया जाता है, तो आपको याद रखना है क्रॉस ब्रीडिंग में क्या किया जाता है। इस मेथड का खासियत है कि इसे हम पशुओं की नई ब्रीड को पैदा करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक ही ब्रीड के जो टॉप मेल होगा, सबसे अच्छा मेल होगा, अच्छा मतलब खूबसूरत से नहीं है, हाँ खूबसूरत भी हो सकता है ऑफ कोर्स, जो अच्छे जिस चीज़ के लिए हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, सबसे अच्छे मेल और सबसे अच्छे फीमेल के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो इसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। और क्रॉस ब्रीडिंग मेथड का उपयोग किया जाता है किसके लिए? नई नस्लों को पैदा करने के लिए। ठीक है, और इस विधि से जो संतान उत्पन्न होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, उत्तम जो है इसमें दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने जैसे सिप को ले लो, सिप की जो हिसारडेल ब्रीड है, मैंने आपको बताया था कि सिप की एक ब्रीड होती है जिसे हम हिसारडेल बोलते हैं। ठीक है, इस विधि से ये इस ब्रीड का उपयोग जो उत्पन्न हुई है ये कैसे हुई है? हिसारडेल जो ब्रीड है, जब हमने बीकानेरी सिप, बीकानेरी भेड़ और मेरिनो भेड़, इन दोनों को क्रॉस कराया, तो इनके क्रॉस कराने से कौन सी भेड़ उत्पन्न हुई? एक भेड़ की नई नस्ल उत्पन्न हुई जिसे हम हिसारडेल बोलते हैं। और इस हिसारडेल ब्रीड में बीकानेरी के भी लक्षण थे और मेरिनो के भी लक्षण थे। ठीक है, मेरिनो बहुत ही फेमस है, किसके लिए फेमस है मेरिनो? ऊन के लिए। ठीक है, जो मेरिनो है वो ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसकी ऊन बहुत ही खूबसूरत होती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करेंगे कि मेरिनो का जो मेरिनो है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ का है? इसका उत्पत्ति स्थान भेड़ की जो मेरिनो ब्रीड है उसका उत्पत्ति स्थान किस कंट्री को माना जाता है? एक, और सेकंड आप मुझे आंसर देंगे कि इंडियन मेरिनो, भारतीय मेरिनो के नाम से भेड़ की किस नस्ल को जाना जाता है? अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं आप कमेंट करिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, नहीं भी करेंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना कर रहे हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई ये क्वेश्चन कि जो हिसारडेल ब्रीड है वो किसके क्रॉस कराने से मिलती है? तो जो हिसारडेल ब्रीड है वो बीकानेरी और किससे? मेरिनो से क्रॉस कराने से मिलती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कौन इसमें में था, जो हिसारडेल जो ब्रीड है उसको उत्पन्न किया गया बीकानेरी फीमेल से, का क्रॉस जब कराया गया किससे? मेरिनो मेल से, तो इन दोनों के क्रॉस करने से नई ब्रीड बनी। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करेंगे फिर से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो सिप का जो मेल है उसे क्या बोलते हैं, आपके लिए HW है, और सिप का जो फीमेल होता है उसको क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए आप में से, अब मुझे याद आ रहा है अभी, कल मैं कमेंट पढ़ रहा था आपके, तो एक व्यक्ति हैं, पता नहीं नाम, सॉरी इसके लिए, लेकिन वहाँ पे मुझे देखा कई लोग, मुझे एक दो लोग बता रहे थे कि सर लैक कल्चर, एनिमल हस्बेंड्री में लैक कल्चर भी करा दीजिए, लैक उत्पादन। तो देखिए लैक LAC है, ठीक है, LAC। तो देखिए लैक क्या होता है? लैक भी एक इंसेक्ट होता है जो कि एक फाइबर है, जैसे कि रेशम है, सेरीकल्चर, रेशम भी एक फाइबर होता है, वैसे लैक भी एक फाइबर होता है। देखिए इसको बेटा अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा, करा दूंगा बाद में, क्योंकि ये 12th क्लास का टॉपिक नहीं है, ये 12th में इसका कहीं मैंने जिक्र नहीं देखा, तो ये 12th का टॉपिक नहीं है। आप BSc में पढ़ते हैं लैक कल्चर को, इसको मैं कराऊंगा लेकिन लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। एक और कमेंट में देखता हूँ, वहाँ पे लिखा था कि सर जो है कुछ डिजीज़ रह रखी हैं एनिमल्स की, उस पर ये आप थोड़ा सा और बताइए। ठीक है, जब हम बीच बीच में मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री के कुछ जो है पार्ट्स देता रहूँगा, उसमें मैं आपको कुछ वो टॉपिक भी कराता रहूँगा जो हमारे छूट गए हैं या जिनमें मैं चाहता हूँ कि आप और डिटेल से जानेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। उसमें से एक डिजीज़ भी मैंने नोट करवा दी इन लोगों से, तो इन्होंने नोट करिए। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं एनिमल डिजीज़ में एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। ऐसा ना सोचें कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के कमेंट जरूर दिल से पढ़ता हूँ, क्योंकि आप भी अब एक
फैमिली की तरह हो मेरे लिए, ठीक है। तो जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करें। आज नहीं, एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लेकिन आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो आपके लिए HW है कि आप मुझे शिप का जो मेल होता है उसे क्या बोलते हैं और शिप का जो फीमेल होता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करेंगे। एक को रैम RAM बोलते हैं, एक को ईव या ईव्स कहा जाता है EW। तो किसको रैम बोलते हैं, किसको ईव्स बोलते हैं, या आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका वेट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है ब्रीडिंग का इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग मेथड, अंतर विशिष्ट संकरण। देखिए इस विधि में इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग में 2 अलग अलग ब्रीड्स के मेल व फीमेल के बीच हम क्या कराते हैं, संगम कराते हैं, मैटिंग कराते हैं, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग में 2 डिफरेंट ब्रीड्स के मेल और फीमेल में क्या कराया जाता है, संगम कराया जाता है। इसका फेमस एग्जांपल है जो खच्चर जो होता है ना, जिसे हम सामान ढोने के लिए यूज़ करते हैं। जो खच्चर, देखिए खच्चर की बात करें, हॉर्स की बात करें और डोंकी यानी गधे की बात करें, इनकी जो दिखावट है इससे लगभग सेम दिखते हैं। लेकिन जो खच्चर है वो कैसे बनता है, जब मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के बीच में, यानी मेल घोड़े और फीमेल डोंकी के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो इनके क्रॉस करने से एक नई ब्रीड बनती है जिसे हम खच्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ जनरली किसके लिए करते हैं, सामान ढोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इनका जो 20वीं पशुधन जनगणना आई है, ठीक है, 20th लाइव स्टॉक सेंसस आया है, उसमें इनकी संख्या, खच्चरों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि टेक्निकल ज़माना है, अब सब चीज़ गाड़ियों से हो रही है, गांव गांव में रोड चली गई, तो इनका यूज़ लोग अब कम कर, सामान ढोने के लिए कम यूज़ हो रहा है इनका, इसलिए इनकी संख्या में ज़बरदस्त गिरावट आई है। जो मैंने रिपोर्ट देखी थी, बताई थी आप लोगों को, अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जरूर देख के जाएँ, ठीक है। लास्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। ब्रीडिंग का ये बहुत फेमस मेथड है, आजकल इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कृत्रिम गर्भाधान। देखिए ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो उत्तम क्वालिटी के सबसे अच्छे मेल होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके स्पर्म को ले लेते हैं और उन्हें एक जर्म प्लाज्म बैंक में उनके स्पर्म को क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और फिर क्या करते हैं, जिस फीमेल के साथ हम उसका क्रॉस कराना चाहते हैं, मैटिंग कराना चाहते हैं, उस फीमेल के गर्भाशय में उस स्पर्म को डाल देते हैं और इस तरह से कृत्रिम गर्भाधान हो जाता है। इसी को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस विधि में मेल से स्पर्म लेकर फीमेल के गर्भाशय में जो है इंजेक्ट किया जाता है। इसमें उत्तम किस्म के मेल के स्पर्म को जर्म प्लाज्म बैंक में -196 डिग्री सेल्सियस, कितना, -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में, यहाँ पर लिक्विड भी लिखना चाहिए था इन लोगों को, लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो स्पर्म होते हैं उन्हें जर्म प्लाज्म बैंक में कितने डिग्री सेल्सियस पे सुरक्षित रखा जाता है। आपका आंसर क्या होगा, बहुत ही लो, बहुत लो, -196 डिग्री सेल्सियस पे। और किस एलिमेंट का यूज किया जाता है, किस गैस का यूज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज जो है किया जाता है, ठीक है। ये है इस बात में। आप मुझे कमेंट करेंगे कि गैसों को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, गैसों को लिक्विफाई, द्रवित करने के लिए क्या करना है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, लो प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर, ठीक है, लो प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर। दूसरा हाई प्रेशर या फिर लो टेम्परेचर। तीसरा हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर या फिर कुछ और। आप मुझे कमेंट करेंगे। अगर आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 11th का कोई टॉपिक है, वहाँ पे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में जब आप आइडियल गैस से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि गैसों को लिक्विफाई कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब एक और बात समझ लो, यहाँ पे जो प्लांट ब्रीडिंग में, या सॉरी एनिमल ब्रीडिंग में इंपॉर्टेंट है, वो है NBPGR। NBPGR मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन। देखिए जो प्लांट ब्रीडिंग है पूरी की पूरी जेनेटिक्स पर डिपेंड है। तो इसका मुख्यालय पहले न्यू दिल्ली में था, लेकिन अब जो है इसका मुख्यालय करनाल हरियाणा में जो है शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक का हेडक्वार्टर करनाल हरियाणा में है। और इंटरनेशनल की बात करें,
IBPGR इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो इटली में है। कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इटली में है। इटली की कैपिटल कहाँ है? रोम है। रोम, इटली कैपिटल रोम है। आजकल कोरोना वायरस से यूरोप का जो कंट्री सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी में है वो इटली उनमें से एक है। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।